तो दोस्तों फाइनली आपकी भारी डिमांड पर इस मांगा का एपिसोड 3 आ चुका है। जिन भाइयों ने इसे नहीं देखा वो शुरुआत से जरूर देखना, और जिन्हें टाइम स्किप करना है उनके लिए पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्कूल के पहले ही दिन ग्रेड्स के हिसाब से सभी छात्रों को स्पिरिट बीस्ट यानी आध्यात्मिक जानवर बांटे गए। क्लास की टॉपर और प्रेसिडेंट ने बिना एक सेकंड की झिझक के SSS रैंक वाले 9 पूंछ वाले फीनिक्स को चुन लिया और मैं क्लास में सबसे आखिर में। मेरी किस्मत में आया एक अकेला S रैंक का पोलर बियर ध्रुवीय भालू। लेकिन फिर दुनिया में आइस एपोकलिप्स आ गया। अपने भालू के साथ बॉन्ड बनाने के कारण मुझे भी उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस मिल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का वो महान बीस्ट तो बेचारा बड़ा भी नहीं हो पाया और पहले ही दिन ठंड से कुल्फी बनकर निपट गया। उस हड्डियां जमा देने वाली भयंकर ठंड में प्रेसिडेंट ने बाकी बच्चों के साथ मिलकर मेरे मासूम भालू पर घात लगाकर हमला किया और मेरे ही सामने उसे भूनकर उसका हॉटपॉट बना डाला। मैं उस सदमे से इतना टूट गया कि मैंने वहीं खून की उल्टी की और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं वापस अतीत में उसी दिन आ चुका था जब स्पिरिट बीस्ट्स बांटे जा रहे थे। मैं बस पिछली बार की तरह अपने भालू को उठाने ही वाला था कि अचानक क्लास प्रेसिडेंट चीख पड़ी। वो भागती हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद लोमड़ी का बच्चा था। बिना कुछ कहे उसने उसे मेरे हाथों में थमा दिया। फिर उसने झट से बक्से में हाथ डाला और मेरे उस बेचारे अकेले पोलर बियर को उठा लिया। ये लोमड़ी तुम्हारी है, मुझे ये भालू चाहिए। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई। यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी हैरान थी, क्योंकि वो सफेद लोमड़ी उस पूरे बैच का सबसे दुर्लभ जानवर थी। 80% प्राचीन ब्लड लाइन प्योरिटी, मेरे उस मामूली से 20% वाले पोलर बियर से कहीं ज्यादा ताकतवर। टीचर ने लियो रुयान को किनारे खींचा। अपने बॉन्डेड बीस्ट को चुनना कोई मजाक नहीं है, इसका सीधा असर तुम्हारे भविष्य की ग्रोथ पर पड़ेगा। लियो रुयान ने अपना निचला होंठ चबाया, अपनी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम बनाई और एकदम सीधे मुंह बोली, ज़्याओ यू को इस लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो किसी भी जानवर के साथ बॉन्ड बना लूं, मेरी ग्रोथ तेजी से ही होगी। लेकिन ज़्याओ यू का टैलेंट एवरेज है। अगर वो इतने कमजोर भालू के साथ फंस गया तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। टीचर ने भी पूरी सहमति में सिर हिलाया और मुझे घूरते हुए बोली, तुम वहां बुद्ध बने क्यों खड़े हो? जाकर लियो रुयान का शुक्रिया अदा करो। मैंने 2-3 बार पलकें झपकी और वो लोमड़ी वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं शुक्रिया, मुझे असल में भालू ही पसंद है। लियो रुयान की आंखों में घबराहट साफ दिखी। उसने भालू को सीने से कस लिया। ज़्याओ यू, मुझे मत आजमाओ, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला था। मैं बिल्कुल उसके चेहरे के करीब गया। मेरा भालू मुझे वापस दो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, खचाक, किसी चीज ने मेरे दाहिने हाथ पर जोर से काट लिया। मैंने नीचे देखा, वो वही छोटी सफेद लोमड़ी थी। मेरे घाव से चटक लाल रंग का खून बाहर रिसने लगा और फिर उस लोमड़ी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी त्वचा को चाटने लगी। मुझे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। मुझे एक सफेद लोमड़ी ने जबरदस्ती बॉन्ड कर लिया था, और वो भी कोई मामूली बॉन्ड नहीं, बल्कि एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, खून का सौदा, जीवन और मृत्यु का एक साथ बंधन। पूरी क्लास मुझ पर हूटिंग करने लगी। कुछ चिल्लाए कि लोमड़ी वापस कर दो, बाकी अपने जानवरों को बॉन्ड करने में लग गए। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पक्का करते ही वो लोमड़ी चक्कर खाकर मेरी बाहों में गहरी नींद सो गई। लाल चेहरे के साथ मैं सबकी बकवास सुनता रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल में मैं इस लोमड़ी को एक आंख नहीं सुहाता था। बॉन्ड होने के बाद अपना ईगो निगलकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सिर्फ मैं जानता था कि ये सो कॉल्ड कीमती लोमड़ी सिर्फ आधे महीने में एक पूरी तरह से बेकार मरी हुई बोझ में बदल जाने वाली है। रुको, सिर्फ मैं नहीं, लियो रुयान भी ये बात जानती थी। जिस पल उसने वो लोमड़ी छोड़ी और मेरे भालू के लिए मुझसे लड़ी, मुझे समझ आ गया था कि मेरी तरह उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। पिछली जिंदगी में प्रलय आने पर तापमान -50 डिग्री हो गया था। हाई ब्लड लाइन वाले बीस्ट बहुत धीरे बड़े होते हैं, इसलिए वो दूध पीती लोमड़ी उसी दिन ठंड से जमकर मर गई। लेकिन मेरा भालू बड़ा हो चुका था और उसकी वजह से मैं उस प्रलय में सबसे ज्यादा ठंड सहने वाला इंसान बन गया था। लियो रुयान ये देखकर पागल हो गई थी। जब मेरा भालू उसका बीस्ट बनने के लिए नहीं माना तो उसने अफवाह फैला दी कि पोलर बियर का मांस खाने से कोल्ड रेजिस्टेंस मिलती है, और फिर उसने लोगों की भीड़ के साथ मिलकर मुझ पर और मेरे भालू पर घात लगाई, मुझे मार डाला और हमें खा लिया। मैं भारी मन से अपने भालू को घूर रहा था। मुझे ठंड सहने की शक्ति खोने का दुख नहीं था, बल्कि ये सोचकर दिल टूट रहा था कि मेरी मासूम भालू लियो रुयान जैसी डाइन के पास फंस गई है। क्या वो उसे खाना भी देगी? लेकिन तभी उस भालू ने धीरे से सिर घुमाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। एकदम परफेक्ट आई कांटेक्ट। और वो छोटा सा भालू जो अभी एक खिलौने से ज्यादा बड़ा नहीं था, उसने मुझे देखकर पलकें झपकी। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, ठीक 2 बार। ब्लिंक ब्लिंक। ओ माय गॉड, 2 बार पलकें झपकना, ये तो पिछली जिंदगी में हमारा सीक्रेट सिग्नल था, जिसका मतलब था टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। ओ माय गॉड, वो मुझे बता रही थी कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैंने लियो रुयान की तरफ देखा और मन ही मन उसे गुड लक कहा। बेटा, अब तुम्हें किस्मत की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ इसलिए कि एक भालू देखने में गोलू मोलू और शरीफ लगता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो असल में शरीफ है। मैंने अपने भालू के साथ नजरों ही नजरों में बात कर ली। तभी मेरी उंगली पर किसी गर्म और मुलायम चीज ने जोर से पकड़ बनाई। मेरी बेकार सफेद लोमड़ी अब जाग चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजी, नखरेबाज और घमंडी, लेकिन एक बच्चे जैसी कोमलता के साथ। इंसान,
मैंने उस सफेद लोमड़ी को उंगली से पोक किया। क्या तुम सच में बोल सकती हो? उसने एक तिरस्कार भरी गहरी सांस छोड़ी, हम्फ, और बड़ी आलस से मेरी बाहों में पसर गई। उसे देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मुझे लगता है मुझे इसे सिर्फ सफेद लोमड़ी नहीं बुलाना चाहिए, मुझे इसे योर मैजेस्टी बुलाना चाहिए। मेरा नाम लिन वान है और अगर तुम चाहो तो मुझे योर मैजेस्टी यानी महारानी जी बुला सकते हो। मैंने उसके सिर पर हल्के से उंगली मारी। बच्ची, तुम्हें इतना एक्स्ट्रा होना किसने सिखाया? क्लास में आगे की तरफ टीचर समझा रही थी कि बॉन्डिंग एरे कैसे बनाया जाता है। ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट स्वभाव से बहुत अभिमानी होते हैं, इसलिए आमतौर पर इंसानों को ही बॉन्ड शुरू करना पड़ता है। मैं बस वहां सन्न बैठा था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि एक इतनी ऊंचे दर्जे की घमंडी सफेद लोमड़ी ने खुद आगे बढ़कर मेरे साथ जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया है। लिन वान, मैंने धीरे से पूछा, तुमने खुद से मेरे साथ बॉन्ड क्यों बनाया? लिन वान ने अपनी नाक सिकोड़ी। उस लड़की में से बदबू आती है। लियू रुयान सच में पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। लड़के हमेशा कहते थे कि उसमें से बहुत अच्छी महक आती है, लेकिन लिन वान को यह सब बकवास लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो सब अंधे हैं, उन्हें एक सड़ी हुई आत्मा की बदबू नहीं आती। मैंने उसे चढ़ाया, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसने अपना चेहरा मेरे सीने में और गहराई से छुपा लिया, एकदम कूल बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम ठीक हो, सच कहूं तो थोड़े स्वीट हो। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे समझ आ गया कि लिन वान ने मेरे साथ जबरदस्ती बॉन्ड क्यों बनाया था। जब आप केक का एक ऐसा टुकड़ा हो जिसे कूड़ेदान में फेंका जाने वाला हो तो आप वहां से भाग लेते हैं। पिछली जिंदगी में जब मैं बोर हो जाता था तो मैं उसके कान खींच लेता था या उसके पेट में उंगली चुभाता था। लिन वान इतना तंग आ जाती थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो मुंह फेर लेती थी। मुझसे पूरी तरह से पक चुकी थी। इस बीच क्लासरूम में लियू रुयान ने सबसे पहले अपना बॉन्डिंग एरे बनाना खत्म कर लिया। उसके चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान थी जब उसने मेरी भालू के साथ बॉन्ड शुरू किया। वो जादुई एरे भालू के चारों तरफ लिपट गया और तेजी से घूमने लगा। लेकिन भालू ने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और उस पैरे में दो बहुत ही छोटे बदलाव कर दिए। एक नॉर्मल समान अधिकार वाले बॉन्ड को चुपचाप एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि भालू यहाँ मास्टर थी और लियू रुयान उसकी सर्वेंट। ये एक ऐसा एरे फॉर्मेशन था जिसे मैंने और भालू ने अपनी पिछली जिंदगी में एक ट्रेनिंग के दौरान कुछ खंडहरों में खोजा था और अब वो उसी का इस्तेमाल लियू रुयान को जाल में फंसाने के लिए कर रही थी। जैसे ही लियू रुयान का बॉन्ड सफल हुआ, भालू ने मेरी तरफ देखकर एक गजब की शातिर स्माइल दी। मैंने चुपचाप डेस्क के नीचे अपना हाथ सरकाया और उसे एक बड़ा सा थम्स अप दिया। सच कहते हैं, शांत रहने वालों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अचानक मेरे कान के पास एक चिड़चिड़ी सी आवाज गूंजी, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं बुरा कैसे हूं? मैंने आलस से उसके गोल मटोल गाल खींचे। तुमने मेरी पूंछ छुई, लिन वान ने गुस्से में सांस छोड़ते हुए कहा। वो और ज्यादा चिढ़ रही थी और फिर उसने एक ड्रामेटिक सी लंबी सांस ली। ये छोटी राजकुमारी जलन के मामले में बिल्कुल पागल थी। जब सभी का बॉन्डिंग खत्म हो गया तो होम रूम टीचर ने हर एक स्टूडेंट को एक एक कल्टीवेशन रिसोर्स पैक दिया। मैंने अपने लिए बस एक टुकड़ा रखा और बाकी सब लिन वान को स्नैक्स की तरह खिला दिया। पूरे 19 टुकड़े गायब। उसने उन्हें आलू के चिप्स की तरह चबा डाला। इससे पहले कि हम क्लासरूम से बाहर निकले, मेरी पूरी सप्लाई का सफाया हो चुका था। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। श्याओ यू का दिमाग खराब हो गया है। वो एक हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स था, सब एक लोमड़ी को खिला दिया। क्या वो क्लास में सो रहा था? स्पिरिट बीस्ट बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, तुम्हें उन्हें खिलाने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि टीचर ने भी अपनी भौएं चढ़ाई। कुछ छात्र ध्यान दे, महीने का कोटा सीमित है, एक बार खत्म हो गया तो स्कूल तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। समझ गया टीचर। सच कहूं तो अपनी पिछली जिंदगी में मैं भालू के साथ पहले से ही बहुत दरिया दिल था। मैं हमेशा 50-50 करता था, लेकिन तब भी मैंने भालू को कभी एक साथ इतना सब कुछ नहीं खिलाया था। तो हाँ, सिर्फ मेरे क्लासमेट्स को ही नहीं लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे खुद भी ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि लिन वान के साथ मेरा बॉन्ड एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। एक नॉर्मल बॉन्ड में अगर एक पक्ष मर जाता है तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तुम एक साथ मरते हो। अगर लिन वान पिछली बार की तरह प्रलय के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गई तो मैं भी उसके साथ ही मारा जाऊंगा। तो हाँ, इस छोटी सी नखरेबाज दीवा को किसी भी तरह जिंदा रखना अब मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। टीचर ने हमें छुट्टी दे दी। मैं लिन वान को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकला। जब मैं लियू रुयान के पास से गुजरा तो उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली। मुझे पता है कि तुम्हारा भी रीबॉर्थ हुआ है। इस बार भालू और कूल रेजिस्टेंस दोनों मेरे हैं। मैं मुस्कुराया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें कामयाब होगी। लियू रुयान की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। भालू के साथ तो बिल्कुल मैं कामयाब होंगी। रही बात तुम दोनों की, तो बर्फ जमने के पहले दिन ही अपनी मौत को एंजॉय करना। तभी लिन वान ने मेरी बाहों से आलस में अपनी एक आंख खोली, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना पिछवाड़ा उठाया और सीधा लियू रुयान पर एक फुल ऑन बदबूदार गैस छोड़ दी। लियू रुयान का सारा एटीट्यूड एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। वो चीखी और लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गई। फांग श्याओयू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस गंदी लोमड़ी को मुझसे दूर ले जाओ। मैं जोर से हंसा, मुड़ा और वहां से चल दिया। लिन वान एक ऐसा कुआं थी जो कभी भरता नहीं था। उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स का इंतजाम करना भी एक रियल सिरदर्द बन गया था। मैं चल रहा था और सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मेरी पिछली जिंदगी में प्रलय आने से ठीक पहले मीडिया ने एक छोटी सी स्पिरिट वेन यानी आध्यात्मिक स्टोन की खदान के बारे में बताया था। टाइमलाइन के हिसाब से अभी तक किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मैं लिन वान के साथ सीधा उस लोकेशन पर ड्राइव करके गया, लेकिन वहां जाकर मेरे होश उड़ गए। लियू रुयान मुझसे पहले ही वहां पहुंच गई थी। वो एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार से थी। मेरे जैसे आम इंसान का उससे मुकाबला करने का कोई चांस नहीं था। मैं किनारे पर खड़ा बेबसी से लियू रुयान को लगभग 20 आदमियों के साथ उस खदान से स्पिरिट स्टोन्स निकालते हुए देख
देख रहा था। लिनवान मेरी बाहों में सिकड़ी हुई थी, चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स को एक एक करके बाहर निकलते हुए देख रही थी। उसने ललचाते हुए जोर से अपना थूक निगल लिया। मैंने प्यार से उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मत देखो बच्ची, ये स्नैक्स वैसे भी बहुत लो क्वालिटी के हैं, मैं तुम्हें किसी और भी बेहतर जगह ले चलूंगा। मैं लिनवान को गोद में लिए वहां से चल पड़ा, लेकिन हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बड़े भाई फांग, क्या ये आप हैं? मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने हैरानी से मन ही मन पूछा, छोटी भालू, तुम अब दिमाग से बात कर सकती हो? आवाज वापस आई, लियू रुयान ने मुझ पर बहुत खर्चा किया है। उसने मुझे एक सोल अवेकनिंग हर्ब, आत्मा जगाने वाली जड़ी बूटी खिलाई है ताकि मैं मानसिक संदेश भेज सकूं। बड़े भाई फांग, अभी के लिए आप लोमड़ी को लेकर कहीं आराम कर लीजिए। एक बार सारे स्पिरिट स्टोन्स खदान से बाहर आ जाएं तो मैं आपको प्राइवेट में बात करने के लिए वापस बुला लूंगी। मैं ख्यालों से बाहर आया और देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लोमड़ी का चेहरा मुझे शक भरी नजरों से घूर रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन जंगली जानवरों वाली उस अजीब सी बदबू के बजाय उसमें से एक बहुत ही साफ और मीठी सी महक आ रही थी, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता था। तुम क्या कर रहे हो? लिनवान ने मुझे घूरते हुए पूछा। इंसान, जबान संभाल कर बात करो बच्ची, मैंने कहा। लिनवान ने नाक से कोड़ी, उसकी आवाज अब रूठने वाली हो गई थी। मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी पूरी आत्मा से उस भालू की एनर्जी की महक आ रही है। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई, इस छोटी लोमड़ी की नाक से कुछ नहीं छुप सकता। वो आगे बोलती गई, जब एक सफेद लोमड़ी किसी के साथ ब्लड बॉन्ड बनाती है तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए हमारा पार्टनर बन जाता है। तुम्हारा उस भालू के साथ कोई चक्कर नहीं चल सकता। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम एक बच्ची जैसी हो, तुम्हें पता भी है कि पार्टनर का मतलब क्या होता है? लिनवान ने मेरी तरफ उन आंखों से देखा जिनमें आंसू थे पर वो गिर नहीं रहे थे। फिर उसने अपने पंजों से हवा में तैरने जैसी कोई गजब की ड्रामेटिक नौटंकी की। मैं अपना चेहरा उसकी तरफ ले गया और जितना अजीब सा मुंह बना सकता था बनाया। तभी एक गीली सी छोटी नाक मेरे गाल से टकराई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस नखरेबाज ने अपना सिर झटके से पीछे खींच लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हें किस कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे हो। यहाँ किसी और को तुम्हें चूमने का हक नहीं है। मैं वहां बुत बना खड़ा रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यार, मुझे अभी अभी एक लोमड़ी के पिल्ले ने चकमा दे दिया था। मैं स्पिरिट खदान को भालू के भरोसे छोड़कर लिनवान के साथ वापस गाड़ी में आ गया और मुझे लगभग तुरंत ही नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो घुप अंधेरा हो चुका था। हम किसी सुनसान जगह पर थे जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस चारों तरफ एक काला घना जंगल था। और ठीक उसी पल भालू ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, बड़े भाई फांग, जल्दी आइए, वो सब जा चुके हैं। मैंने भी वापस जवाब दिया। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि लिनवान मुझे दुनिया की सबसे शक्की और इल्जाम लगाने वाली नजरों से घूर रही थी। मुझे बिना किसी वजह के गिल्टी महसूस होने लगा। हम किसी अजीब चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, मैंने सफाई देते हुए कहा। लिनवान ने मुंह फेर लिया, मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं आज तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। फुल एटीट्यूड। रात के उस अंधेरे से आसमान के नीचे मैं लिनवान को गोद में लिए उस खदान की तरफ बढ़ा। बिल्कुल भालू के कहे अनुसार वहां कोई नहीं था। उन्होंने बस खदान को छुपाने के लिए एक कंसीलमेंट एरे, जादुई पर्दा लगा रखा था। लिनवान साफ तौर पर जानने के लिए मर रही थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन क्योंकि उसने ऐलान कर दिया था कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए वो जिद्दी बनकर मुंह फुलाए रही। एक पल बाद भालू ने उस जादुई पर्दे को हटाया और अपना सिर बाहर निकाला। बड़े भाई फांग, यहाँ आइए। मेरी बाहों में बैठी लिनवान ने जैसे ही भालू को देखा, उसने तुरंत अपने दांत निकाल लिए और भालू को दुनिया की सबसे खतरनाक नजरों से घूरने लगी। मैंने झट से लिनवान के मुंह पर हाथ रख दिया और भालू को एक शर्मिंदगी भरी स्माइल दी। ये थोड़ी नखरेबाज है। भालू खुशी खुशी हमें अंदर ले गई। कोई बात नहीं बड़े भाई फांग, आप बहन पर इतना गुस्सा मत कीजिए। मेरा हाथ अभी भी लिनवान के मुंह पर था, लेकिन उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में फट पड़ी। मुझे छोड़ो, मैं इसे काटने वाली हूँ। आज तो मैं इसे पक्का काटूंगी। शियाओ यू, मुझे मत रोको। तुम कैसे इंसान हो जो किसी और के पीछे छुपते हो? मुझे छोड़ो, आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। मैंने भालू के चारों तरफ चमकने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की तेज आभा देखी। तो फिर ठीक है, जाओ। ये कहते हुए मैंने लिनवान को सीधा जमीन पर टपका दिया। लिनवान जमीन पर गिरी और झटके से पलटी। वो सच में मुझे अविश्वास से घूर रही थी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसे छोड़ दिया है। फिर वो भालू की तरफ दौड़ी, वो भी लगभग 0.008 मीटर प्रति सेकंड की भयंकर
स्लो मोशन स्पीड से। हर तीसरे कदम पर वो पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी और चौथी बार मुड़ने पर उसने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम मुझे सच में नहीं रोकोगे? मैंने भालू की एनर्जी चेक की। वो पूरी दोपहर से स्नैक्स खा रही थी। उसकी पावर लिन वान से लगभग 50 गुना ज्यादा ताकतवर थी। मैंने लिन वान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ आगे बढ़ो। अगर तुम इसका काम तमाम कर दोगी तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह बचेगी। लिन वान के पंजे घबराहट से कांपने लगे। उसने भालू की उस खतरनाक आभा को देखा जो चीख चीख कर खतरा बता रही थी। फिर वो झीमती हुई छोटे छोटे कदम बढ़ाती मेरे पैरों के पास आ गई। ठीक है, तुमने इस बार बहुत अच्छे से माफी मांगी है। मैं तुम दोनों को तुम्हारी उस फ्लर्टिंग के लिए माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। गजब की पलटी मारी। भालू ने खदान से निकाले गए स्पिरिट स्टोन्स को 3 ढेरों में बांट दिया था। एक बहुत ही छोटा सा ढेर अपने लिए, एक मीडियम साइज का ढेर और एक पहाड़ जितना विशालकाय ढेर। बड़े भाई फांग, मुझे बस इतने की ही जरूरत है, भालू ने कहा। लिन वान की आंखें उस विशालकाय ढेर को देखकर हरी आग की तरह चमक उठीं। भालू ने मीडियम ढेर की तरफ इशारा किया। यह आपके कल्टीवेशन के लिए काफी होगा। और फिर उस पहाड़ जितने ढेर की तरफ इशारा किया। और ये सब बहन के लिए। ये सुनते ही लिन वान ने मेरी तरफ देखा और बोली, रुको इंसान, मुझे नहीं लगता कि ये भालू तुम्हें पसंद करती है। मुझे लगता है ये मुझ पर लट्टू है। मैंने उसके माथे पर एक हल्की सी टपली मारी। तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ रोमांस से भरा है। तुम्हारे लिए तो हर चीज एक लव स्टोरी है। लिन वान अभी भी मानने को तैयार नहीं थी जब तक कि मैंने धीरे से नहीं कहा, क्या तुम्हें अभी भी वो स्नैक्स चाहिए? वो तुरंत चुप हो गई। फिर मैंने भालू की तरफ पूरी चिंता भरी नजरों से देखा। माहौल अचानक सीरियस हो गया था। मैंने अभी अभी इस पूरी खदान का खजाना खाली कर दिया है। मैंने भारी आवाज में पूछा, क्या लियू रुआन इस वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी? पोलर बियर अपने विशाल पंजों से स्पिरिट स्टोन्स को निगल रहा था, जबकि सफेद लोमड़ी लिन वान अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी। फैंग नायक ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है लिन वान, फैंग ने मन की आवाज टेलीपैथी से कहा। ये भालू मेरा अतीत है, लेकिन तुम मेरा भविष्य हो। हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हमें एक बनाता है। लिन वान की आंखों में चमक आई और उसने भी तेजी से अपने हिस्से के जादुई पत्थरों को सोखना शुरू कर दिया। पत्थरों की ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि गुफा के अंदर एक नीली रोशनी फैल गई। लिन वान के शरीर के चारों ओर बर्फ का एक बवंडर सा उठा और उसकी एक और पूंछ तेल निकल आई। अब वो 2 पूंछ वाली स्पिरिट फॉक्स बन चुकी थी। अचानक गुफा के बाहर से कदमों की आवाजें आने लगी। जल्दी करो, मुझे वो सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। यह लियू रुयान की आवाज थी। फैंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने भालू की तरफ देखा। मेरे दोस्त, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। अपना नाटक जारी रखना। जब तक मैं इशारा न करूं, उसे एहसास मत होने देना कि तुम उसके नहीं, मेरे इशारों पर नाच रहे हो। भालू ने एक समझदार इंसानों जैसी मुस्कान दी, अपना भारी सिर हिलाया और गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया, मानो वो बस टहलने निकला हो। फैंग ने तुरंत अपना कंसीलमेंट एरे एक्टिवेट किया और लिन वान के साथ परछाइयों में गायब हो गया। लियू रुयान अपने अमीर परिवार के बॉडीगार्ड्स के साथ गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। क्या मतलब है इसका? यहाँ तो सिर्फ खाली पत्थर और धूल है। सुप्रीम स्पिरिट स्टोन्स कहाँ गए? वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी भारी कदमों की आवाज के साथ पोलर बियर वहाँ पहुंचा। वो जानबूझकर अपना पेट सहला रहा था और उबासी ले रहा था, जैसे वो अभी अभी सोकर उठा हो। लियू रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी चाबुक निकाली और भालू की तरफ तानी। तुम बेवकूफ जानवर, मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए चुना था और तुम यहाँ सो रहे हो। मुझे अभी के अभी वो स्पिरिट स्टोन्स ढूंढ कर दो, वरना मैं तुम्हें भूखा मार डालूंगी। जैसे ही लियू रुयान ने भालू को आदेश देने की कोशिश की, अचानक उसके सीने में एक भयानक दर्द उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। वो खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकल आया। मिस लियू, उसके बॉडीगार्ड्स दौड़े। लियू रुयान हाफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे नहीं पता था कि ये मास्टर सर्वेंट बैकलिश था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भालू असली मास्टर था। एक नौकरानी लियू रुयान का अपने मास्टर पर चिल्लाना और उसे नुकसान पहुंचाने की सोचना खुद उसके ही शरीर को अंदर से जला रहा था। भालू ने अपनी आंखों में एक क्रूर मजाक छिपाते हुए उसे देखा और फिर मुंह फेर लिया। फैंग और लिन वान खदान से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। फैंग ने आसमान की तरफ देखा। जो आसमान कुछ देर पहले नीला था, वो अब भयानक रूप से काला पड़ने लगा था। हवा में एक अजीब सी सीलन और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक घुलने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? फैंग बुदबुदाया। मेरे पिछले जीवन में आइस एपोकैलिप्स आने में अभी 3 दिन बाकी थे। क्या मेरे और लियू रुयान के पुनर्जन्म ने टाइमलाइन को बदल दिया है? अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की और उसके साथ ही बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। लेकिन ये आम बर्फ नहीं थी। ये बर्फ के टुकड़े चाकुओं की तरह तेज थे। जहाँ भी ये गिर रहे थे, चीजें पल भर में जमकर कांच की तरह टूट रही थीं। एपोकैलिप्स शुरू हो गया है। फैंग ने लिन वान को अपनी जैकेट के अंदर छिपाते हुए कहा, हमें तुरंत सेफ हाउस पहुंचना होगा। शहर का नजारा नर्क जैसा हो चुका था। गाड़ियां सड़कों पर जम गई थीं। जो लोग बाहर थे वो कुछ ही सेकंड में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे। लियू रुयान का परिवार अपने अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भाग रहा था। लियू रुयान कांप रही थी। उसने भालू को अपने पास बुलाने की कोशिश की ताकि उसकी गर्मी
गर्मी से वो बच सके, लेकिन भालू जानबूझकर उससे दूर दूर चल रहा था। इधर फैंग अपने पहले से तैयार किए गए सेफ हाउस में पहुंच चुका था। ये एक स्टील और खास जंबो ग्लास से बना घर था, जिसके अंदर उसने तापमान को नियंत्रित करने वाले जादुई अरेज लगा रखे थे। कमरे के बीचों बीच पहुंचकर फैंग ने लिन वॉन को बाहर निकाला। लिन वॉन, अब समय आ गया है, खदान से मिले स्पिरिट पत्थरों की ऊर्जा को पूरी तरह से आजाद करो। लिन वॉन ने एक लंबी आवाज निकाली। उसका शरीर हवा में तैरने लगा। पूरे कमरे में एक लाल और नीली रोशनी का बवंडर छा गया। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण लिन वॉन की ऊर्जा सीधे फैंग के शरीर में भी प्रवाहित होने लगी। फैंग की नसें उभर आईं। उसकी ताकत आम इंसानों से कई गुना बढ़ गई। वो अब लेवल 1 के कल्टीवेटर से सीधे लेवल 3 पर पहुंच चुका था। और जब रोशनी कम हुई तो फैंग के सामने एक छोटी सफेद लोमड़ी नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक दिखने वाली हाफ ह्यूमन, आधा इंसान आधा जानवर लड़की खड़ी थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, आंखें खून की तरह लाल, और उसके पीछे 2 विशाल जादुई पूंछ लहरा रही थी। मास्टर, लिन वॉन ने एक सम्मोहक लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मैं अब आपके दुश्मनों को चीरने के लिए तैयार हूँ। 1 हफ्ता बीत चुका था। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्फ के रेगिस्तान में बदल चुकी थी। लियू रुयान के बंकर में खाना और लकड़ियां खत्म होने लगी थी। उसका पूरा परिवार ठंड से मरने की कगार पर था। हमें बाहर जाकर सप्लाईज ढूंढने होंगे, लियू रुयान के पिता ने कांपते हुए कहा। लियू रुयान की आंखों में लालच और नफरत भर आई। मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। फैंग, उस लूजर ने शहर के बाहर एक मजबूत घर बनाया था। उसके पास सिर्फ एक बेकार सी सफेद लोमड़ी है। हम उसका घर छीन लेंगे और उसे उसी बर्फ में मरने के लिए फेंक देंगे, जैसे पिछले जन्म में किया था। लियू रुयान, उसके पिता, 10 हथियारों से लैस गार्ड्स और वो विशाल भालू बर्फ के तूफान को चीरते हुए फैंग के घर के बाहर पहुंचे। लियू रुयान ने फैंग के दरवाजे पर जोर से लात मारी। फैंग, बाहर निकल, अपना घर और अपना सारा खाना हमें दे दे और शायद मैं तुझे अपना नौकर बनाकर जिंदा छोड़ दूं। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक गर्म हवा का झोंका बाहर आया, जो बता रहा था कि अंदर कितनी सुख सुविधा है। फैंग आराम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। उसके ठीक पीछे हवा में तैरती हुई लिन वॉन बाहर आई। उसकी लाल आंखों को देखकर लियू रुयान के गार्ड्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लियू रुयान, फैंग की आवाज तूफान से भी ज्यादा ठंडी थी। मुझे लगा था तुम मरने में थोड़ा और समय लगाओगी, उसे मार डालो। लियू रुयान ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को आदेश दिया। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, लिन वॉन ने सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई। एब्सोल्यूट जीरो डोमेन, एब्सोल्यूट जीरो डोमेन। पलक झपकते ही 10 गार्ड्स के शरीर के अंदर का खून जम गया और वो वहीं के वहीं बर्फ के स्टैचू बन गए। लियू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये असंभव है। एक बेकार लोमड़ी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? वो घबराहट में पीछे हटने लगी। फिर उसने अपने भालू की तरफ देखा। तुम क्या देख रहे हो? जाओ, उस लोमड़ी को चीर डालो। तुम एक पोलर बियर हो, बर्फ के राजा। भालू ने एक कदम आगे बढ़ाया। लियू रुयान के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई कि अब फैंग मारा जाएगा। लेकिन भालू फैंग पर हमला करने के बजाय फैंग के पास गया और एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पैरों में अपना सिर रगड़ने लगा। लियू रुयान का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या है? मेरा स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे पैरों में क्यों गिर रहा है? फैंग धीरे से आगे बढ़ा। उसने लियू रुयान की आंखों में सीधा देखा, क्योंकि लियू रुयान, वो भालू कभी तुम्हारा था ही नहीं, और अब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। तो भाई लोग, क्या फैंक अब लियू रुयान को उसकी असली औकात दिखाएगा या फिर तबाही के इस मंजर में आएगा कोई नया ट्विस्ट? अगर आपको इसका धमाकेदार पार्ट 4 चाहिए तो फटाफट वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।